ए भाई थोड़ी और डाल दे, मैं रहूं सारी रात इन दबा, दारू पीऊं लगातार, बिचों आइस क्यूब भी निकाल दे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण है और आज हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन कि आखिरकार हेलो एल्केन्स की किस तरीके से प्रिपरेशन करी जाती है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात बता दूं कि अगर जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर कुछ 11th क्लास के बेसिक टॉपिक कवर नहीं करे हैं तो इनके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले 11th क्लास के कुछ बेसिक टॉपिक ज़रूर कवर कर लें। उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है कि आखिरकार कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें, नहीं तो 12th क्लास में तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। और अगर किसी ने वो प्लेलिस्ट देख ली है तो अब दूसरी बात है कि मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दी है, तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मतलब हर चीज़ तुम्हें प्लेलिस्ट में मिलती जाएगी, तुम्हें परेशान नहीं होना। तुम सीधे सिंपल सा प्लेलिस्ट सेव करो और बाकी हर एक चीज़ तुम्हें लाइन बाय लाइन्स मिलती जाएगी। तो मेरा इतना सा कहने का मतलब है कि इस वीडियो को देखने से पहले ये दो काम जरूर कर लें। पहले अगर 11th क्लास के बेसिक टॉपिक क्लियर कर लिए हैं तो वो पहली वाली वीडियो देख लें। अगर पहली वाली वीडियो देख ली है तभी इस वीडियो को देखें, तभी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। इतना बात समझ लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रियली में बहुत, ये समझ लो कि मैथ का इंटीग्रेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बहुत परेशान करती है। अब हम बात करने वाले हैं टॉपिक के ऊपर कि आखिरकार हेलो एल्केन्स किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं। पेन एंड कॉपी ले लो और लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले हेडिंग डालो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कि आखिरकार हेलो एल्केन्स कैसे बनाए जाते हैं। तो उसमें कई मेथड हैं लैब के लिए, लेकिन सबसे पहले आखिरकार हम पढ़ने वाले हैं कि एल्कोहल से कैसे हम हेलो एल्केन्स बनाते हैं। एल्कोहल मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास OH हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप हो। तो इसके अंदर भी 3 कैटेगरी हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वाई द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड कि आखिरकार हेलोजन एसिड की हेल्प से हम एल्कोहल और हेलोजन एसिड का रिएक्शन कराएंगे और उससे बनाएंगे हेलो एल्केन्स। देखो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब होता है कि कोई रिएक्शन कितने जल्दी या कितने स्लो होगी, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ एल्कोहल एंड जो हम हेलोजन एसिड ले रहे हैं कि मतलब कौन रिएक्शन फास्ट और कौन रिएक्शन स्लो होगी। वो डिपेंड करेगी हेलोजन की, डिपेंड कर दी कि एल्कोहल पे कि तुमने कौन सा लिया है, और डिपेंड करती है हेलोजन एसिड पे। तो इसका सबसे पहले क्या करो, एक जनरल फार्मूला लिखो। एल्कोहल ROH मतलब अल्काइल ग्रुप से OH जुड़ा है और HX, इससे बेसिकली हमें मिलता है RX प्लस H2O। देखो ये जो हमारे पास आया, ये आया हमारे पास हेलो एल्केन और ये हमारे पास आ गया है वाटर। अगर तुमने एक चीज़ यहाँ ऑब्जर्व करे होगे तो बेसिकली इसने इसके साथ कंबाइन किया और यही तुम देख रहे होगे कि बेसिकली एक प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अगर ऑब्जर्व करोगे कि देखो ये तो एसिड है और ROH ये कर रहा है बेस की तरह बिहेव। वैसे कई जगह एल्कोहल एसिड की तरह भी बिहेव करता है, लेकिन यहाँ समझ लो कि एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, सॉरी बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये बेस हो गया, एसिड हो गया, इससे रिएक्शन बनी है वाटर और RX। इस तरीके से समझ में आया कि नहीं आया है। देखो अब इसमें सबसे पहले लिखो कि सेकेंडरी प्राइमरी कौन किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो इसके अंदर सबसे पहले लिखो जिसका नाम है ग्रुप्स प्रोसेस। बताते हैं ग्रुप प्रोसेस में क्या होता है। ग्रुप प्रोसेस में ऐसा होता है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो अल्कोहल होते हैं, बताएंगे प्राइमरी सेकेंड, जैसे मान लो ये इससे जुड़ा होता है, इससे जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, एक इसका एग्जाम्पल हो गया सेकेंडरी का। इसको हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की गैस पास करते हैं और किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। नहीं आया ना समझ, पता है कोई बात नहीं। देखो जैसे मान लो तुम कोई एल्कोहल लो,
CH3CH2OH क्या है, इथेनॉल या फिर इथाइल एल्कोहल। हमने क्या लिया है, HCl, ये क्या है, गैस है। जैसे मान लो इस तरीके से, मान लो कि ये कोई कंटेनर है, ऐसे बताते हैं। मान लो यहाँ से हमने HCl की गैस पास करी है और ये है इथेनॉल। तो जो हमें प्रोडक्ट किसकी प्रेजेंस में कराना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो किसकी हम कराते हैं, एनहाइड्रस ZnCl, एनहाइड्रस। बताएंगे कि एनहाइड्रस हम क्यों ले रहे हैं। इससे जो है प्रोडक्ट देखने को मिलता है, उसका प्रोडक्ट बनता है CH3CH2Cl प्लस H2O। बेसिकली ये एसिड बेस की रिएक्शन है कि देखो ये एसिड है, ये बेस है, इसका इस तरीके से रिएक्शन कराया, इस तरीके से बन गया है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तुम कौन सा रिएजेंट ले रहे हो, किसकी प्रेजेंस में ले रहे हो। ये बेसिकली होता है प्राइमरी अल्कोहल। अगर सेकेंडरी की बात करते हैं तो ये रहा तुम्हारे पास सेकेंडरी अल्कोहल, CH3 और CH3H, इसकी रिएक्शन कराओ वही HCl से, और सेम टू सेम वही यहाँ कंडीशन, और यहाँ प्रोडक्ट देखने को मिलता है। बस अरे कुछ नहीं करना है, इतना सा दिमाग लगाना है कि ये ऐसा गया, इसने इसको रिमूव किया और ये वाला इसके साथ चिपक गया, CH3 और Cl, और बनता है H2। इसे बोलते हैं 2-क्लोरोप्रोपेन। कैसे इसका नोमेनक्लेचर होता है, इसलिए मैंने बोला कि 11th क्लास की वो जो वीडियो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर देखना 101%। तो अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार जो एनहाइड्रस ZnCl लिया है, इसको हमने क्यों लिया है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जो ZnCl2 होता है वो लुईस एसिड होता है। तो ये लुईस एसिड पता क्या करता है, ये ZnCl2 ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, और इससे क्या करता है कि ये इस बॉन्ड को वीक कर देता है। क्या कर देता है, इस बॉन्ड को कर देता है वीक। ये जब बॉन्ड वीक हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, ब्रेक। और जैसे ये ब्रेक होता है तो फॉर्मेशन हो जाती है कार्बोकैटायन का। और कार्बोकैटायन क्या करता है कि जो क्लोराइड आयंस है तुम्हारे पास, वो उससे रिएक्ट कर लेते हैं, और ये तुम्हारे पास प्रोडक्ट बन जाता है CH3Cl2Cl। मतलब देखो इस तरीके से कि जैसे मान लो तुम्हारे पास ये रिएक्शन है, तो CH3CH2OH ब्रेक हुआ, तो मान लो यहाँ प्लस आ गया है, OH माइनस है, और HCl तो बेसिकली एसिड है, तो ये भी फॉर्म में पाया जाएगा। तो ये है H प्लस और प्लस Cl माइनस। तो क्या Cl माइनस क्या करेगा, इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा, मतलब रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, CH3CH2Cl, और ये दोनों मिलके H2 बना लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कितनी सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब देखो प्राइमरी की हो गई है, सेकेंडरी अल्कोहल हो गई है। अब बात करते हैं टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल मतलब कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है उससे 3 अल्काइल ग्रुप ऐड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 3 अल्काइल ग्रुप ऐड होने चाहिए। अब एक बात बता दें कि ये जो टर्सरी अल्कोहल होता है ये बहुत रिएक्टिव होता है, वेरी रिएक्टिव। तो बेसिकली अगर तुम्हें इसको HCl के साथ रूम टेम्परेचर पे भी, बिना तुम ZnCl2 की प्रेजेंस में भी अगर तुम सिंपल सा सेक मतलब हिला दोगे ना, मतलब बोतल लिया, इसके अंदर तुमने दोनों चीज़ मिलाई, सिंपल सा सेक कर दिया ना, तब भी प्रोडक्ट बन जाएगा, बनेगा Cl CH3 और H2O। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक अभी तक हम क्या देख रहे हैं, अभी तक हम देख रहे हैं कि हमने बनाए हैं हेलो मतलब क्लोरो एल्केन्स। अब बात करते हैं हम ब्रोमो एल्केन्स कि अगर तुम्हें ब्रोमो एल्केन्स बनाने हैं तो किस तरीके से बनाते हैं। तो मैं क्या कहूँगा, सिंपल सी वही सेम टू सेम रिएक्शन है। मैंने क्या बोला है कि ब्रोमो एल्केन्स बनाने का वही सेम टू सेम प्रोसेस है। इसको पता क्या करते हैं, जो हमारे पास अल्कोहल होता है ना,
उसको हम क्या करते हैं, हम हीट करते हैं किसके साथ, हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड H2SO4। एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से रखते जाना याद। देखो एल्कोहल प्लस HBr, किसकी प्रेजेंस में तुम्हें हीट कराना है, तो प्रेजेंस में कराना है कंसनट्रेटेड H2SO4। क्या करना है, हीट कराना है कंसनट्रेटेड H2SO4। तो इससे तुम्हें क्या मिलेगा, इससे तुम्हें मिलेगा ब्रोमो एल्केन। इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, चलो दोबारा समझाते हैं एग्जाम्पल लेके। जैसे मान लो तुम्हारे पास है CH3CH2OH HBr, कंडीशन वही है, हीट करो कंसनट्रेटेड H2SO4 के फॉर्म के साथ, तुम्हारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा CH3CH2Br प्लस H2O। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखो इस रिएक्शन में तो बेसिकली हम HBr ले रहे हैं। कई बार इस तरीके से भी होता है कि HBr को हम क्या करते हैं, C2। देखो एक वर्ड तुम्हें काफ़ी सुनने को मिलेगा, C2। इसका मतलब होता है कि कोई जब हम कंपाउंड रिएक्शन में ही बनाते हैं और रिएक्शन में ही यूज़ कर लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, C2। देखो इस तरीके से बताते हैं कि देखो हम क्या करते हैं, हम HBr का C2 कैसे करते हैं। तो बेसिक रिएक्शन होती है, जैसे मान लो हमने मान लिया इथेनॉल CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन कराओ KBr एंड H2SO4 के साथ। क्या कराना है, तुम्हें हीट करना है। तो तुम्हारे पास पता है प्रोडक्ट क्या आएगा, तुम्हारे पास प्रोडक्ट आएगा CH3CH2Br प्लस H2O प्लस KHS4। मतलब बेसिकली काम वही हुआ है कि CH3CH2OH और यहाँ इस तरीके से मान लो HBr, कि इसको हटाया गया और इसको लगाया गया। जो HBr है C2 किया गया, मतलब रिएक्शन में ही इसका फॉर्मेशन हुआ, मतलब इसी रिएक्शन में फॉर्म भी हुआ, इसी रिएक्शन में यूज़ भी हो गया है। तो हमने क्या किया, हमने क्लोरो एल्किन्स बना लिया, ब्रोमो एल्किन्स बना लिया है। अब हम बात करने वाले हैं आयोडो एल्किन्स। क्या आखिरकार आयोडो एल्किन्स किस तरीके से फॉर्म करते हैं। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एल्कोहल होता है ना, उसको हम क्या कराते हैं, हीट कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रो आयोडिक एसिड के प्रेजेंस में क्या कराते हैं, हीट। और इससे हमें प्रोडक्ट मिलता है आयोडो एल्किन प्लस H2O। देखो इस तरीके से देखते हैं कि मान लो CH3CH2OH प्लस HI रिफ्लक्स CH3CH2I प्लस H2O, काम ख़त्म। जिस तरीके से हमने HBr रिएक्शन में ही बनाया था और रिएक्शन में ही यूज़ कर लिया था, ऐसे ही हम HI रिएक्शन में ही बना सकते हैं और रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास है CH3CH2OH प्लस KI प्लस H3PO4। इसका कहने का मतलब ये है कि हम इन दोनों की हेल्प से HI को रिएक्शन में ही बना सकते हैं और रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। और क्या कर दो, हीट कर दो, तो हमें कंपाउंड मिलता है CH3CH2I H2O प्लस KH2PO4। इतनी सिंपल सी बात है। इतना सब पढ़ने के बाद बच्चों के दिमाग में दो डाउट्स आ रहे होंगे कि भैया आपने क्लोरो एल्किन्स बनाया, हमने कुछ नहीं कहा, आपने ब्रोमो एल्किन्स बनाया, हमने तब भी कुछ नहीं कहा, मतलब क्लोरीन हो गया है, ब्रोमीन हो गया है, और आपने आयोडो एल्किन्स बनाया, हमने कुछ भी नहीं कहा। भैया ये बताइए, क्या फ्लोरो एल्किन से कोई दुश्मनी थी क्या? आखिरकार मतलब फ्लोरीन 12 तो एल्किन्स हमने बनाया ही नहीं है।
तो यहाँ एक स्टार बना के लिख लो। क्या लिख लो कि स्टार बना के लिख लो कि HI इज लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड। तो इससे हमें क्या होता है कि हम फ्लोरो अल्केन्स इज नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल इन दिस मेथड, मतलब इस मेथड से हम फ्लोरो अल्केन्स नहीं बना सकते हैं क्योंकि HF लेस रिएक्टिव है। तुम कहोगे चलो भैया ये बात हमें समझ में आ गई है, अच्छी बात है, लेकिन भैया आप ये बताइए कि जैसे आपने वहाँ बनाया था कि ये बनाया था सेकेंडरी CH3 और H, मतलब 2 क्लोरोप्रोपेन यहाँ बनाया था, और तुम कहोगे कि भैया आपने इसको ही बनाया था, मतलब सेकेंडरी बनाया था और टर्सरी भी बनाया था। तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भैया कि आपने अगर क्लोरीन के लिए सब बनाया है तो क्या भैया आप ये ब्रोमीन और आयोडीन के लिए आपने क्यों नहीं बनाया है? तो मैं कहूँगा देखो सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो मैं क्या कहूँगा कि स्टार बना के लिखो कि सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोमाइड एंड आयोडाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल, मतलब एल्कोहल की हेल्प से तुम सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोमाइड एंड आयोडाइड नहीं बना सकते हो। अब तुम कहोगे भैया ऐसे क्यों नहीं बना सकते हैं? तो हम कहेंगे कि देखो बेटा, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, मतलब ये बनाते हैं सेकेंडरी या टर्सरी एल्कोहल हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, कि अगर सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को अगर तुम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या करोगे, हीट करोगे, तो रिएक्शन हो जाएगी डिहाइड्रेशन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ये रिएक्शन हो जाएगी डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर रिमूव हो जाएगा और जो तुम्हारे पास कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड बनेगा एल्कीन्स। तो एक चीज़ से देखने को मिलता है कि अगर तुम सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हो तो उससे फॉर्म होता है एल्कीन्स, ना कि एल्केन्स। समझ में आई बात कि नहीं आई है? अब तुम कहोगे भैया ये कुछ दिमाग में पल्ले नहीं पड़ा है, हम कहेंगे बताते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में। तो मैं क्या कहूँगा कि ये एक स्टार बना के लिखो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, कि अल्कोहल की रिएक्टिविटी किस तरीके से होती है। कि जो टर्सरी अल्कोहल होता है ना, टर्सरी अल्कोहल ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर उससे कम सेकेंडरी होता है और उससे कम प्राइमरी होता है। अब तुम कहोगे भैया ये किस तरीके से आखिरकार रिएक्टिविटी है, तो किस बेसिस पे है? तो मैं एक बात बता दूं कि जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं? एल्काइल ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन देते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब इसको देते जाओगे तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में पोलरिटी ज़्यादा डेवलप होती जाएगी, और जितनी ज़्यादा पोलरिटी डेवलप होती जाएगी बॉन्ड उतना ज़्यादा वीक होता जाएगा, और जितना ये बॉन्ड वीक होता जाता है उतना ही ये कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होता जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है कि हम एल्कोहल से क्या बना रहे हैं? हेलो अल्केन्स। क्या बना रहे हैं? हेलो अल्केन्स। इसमें हमने सबसे पहले कौन सा रिएक्शन पढ़ा है? बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। जितनी भी तुमने रिएक्शन देखी होंगी सबके अंदर तुम क्या कर रहे हो? ये हैलोजन एसिड का ही तो यूज़ कर रहे हो। अब जो हमारे पास दूसरा मेथड आता है वो आता है बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड, कि क्या होना चाहिए कि फास्फोरस के साथ कोई हैलोजन अटैच होना चाहिए, फास्फोरस हैलाइड। तो देखो फास्फोरस हैलाइड का तुम सबसे पहले क्या करो, एक जनरल फॉर्म लिख लो। क्या लिखो? जनरल फॉर्म।
देखो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, वो करते हैं क्लोरो एल्केन्स की, कि आखिरकार क्लोरो एल्केन्स किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये मान लो तुम्हारे पास अल्कोहल है, इसको PCl5, ये क्या होता है, ये सब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका जब रिएक्शन करते हैं तो कंपाउंड बनता है RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये होता है क्लोरो एल्केन्स और इसका नाम होता है फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। देखो तुम PCl5 का भी यूज़ कर सकते हो और इसकी जगह तुम PCl3 का भी यूज़ कर सकते हो। अगर PCl3 का भी यूज़ करोगे तब भी तुम्हें यही रिएक्शन देखने को मिलेगी। देखो जैसे ROH प्लस PCl3, इससे बनता है RCl प्लस H3PO3। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं? फास्फोरस एसिड। तो आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि एक एक दोनों के एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि PCl5 और PCl3 के साथ। जैसे देखो CH3 CH2OH, एक रिएक्शन है जिसमें हम PCl5 यूज़ कर रहे हैं, एक रिएक्शन है जिसमें हम PCl3 यूज़ कर रहे हैं। जब तुम PCl5 यूज़ करोगे तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। जब इससे रिएक्ट करोगे तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2Cl प्लस H3PO3। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखो मेन प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं आए, ये जो साइड प्रोडक्ट होते हैं इन्हीं में चेंजेस आए हैं। और हमारा मेन कंसंट्रेशन जो मेन हमारा ध्यान रहता है वो रहता है कि मेन प्रोडक्ट पे, जिसके ऊपर हम जो निकालना चाहते हैं। तो अभी हमने क्या बनाया, हमने बनाया क्लोरो एल्केन्स। अब हम बनाने वाले हैं ब्रोमो एल्केन्स एंड आयोडो एल्केन्स। तो मैं कहूँगा कि देखो इसकी कहानी भी जस्ट इस तरीके से है कि हम PCl3 यूज़ कर रहे हैं और इसके लिए हम यूज़ करते हैं PBr3 और इसके लिए हम यूज़ करते हैं PI3। लेकिन इन दोनों के साथ एक समस्या है। इनके साथ समस्या क्या है कि ये बहुत कम स्टेबल होते हैं, मतलब ये लेस स्टेबल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इनका करते हैं C2, मतलब इनको रिएक्शन में ही बनाएंगे और रिएक्शन में ही यूज़ कर लेंगे। तो देखो इस तरीके से होता है कि फास्फोरस प्लस Br2 गिव्स PBr3। अब ये जो PBr3 है ना, ये क्या करेगा, ये किसी जो अल्कोहल हमारे पास है ना उससे इसका रिएक्शन करा दो। तो जो तुम्हें कंपाउंड मिलता है वो मतलब CH3 CH2Br और प्लस H3PO3। तो बेसिकली अगर हम इन सब को एक स्टेप में लिखना चाहें तो बेसिकली बात कुछ इस तरीके से हुई होगी कि CH3 CH2OH प्लस फास्फोरस प्लस ब्रोमाइड, और इससे जो हमें देखने को मिल रहा है CH3 CH2Br प्लस H3PO3। ये है मेन कहानी। सेम टू सेम कहानी हम किसके लिए करते हैं, हम करते हैं PI3 के लिए, सॉरी Br3 है, याद रखना ये क्या है PBr3। देखो फास्फोरस आयोडीन क्या आया है PI3। अब इस PI3 को हम किसी अल्कोहल से क्या करा देते हैं, रिएक्ट करा देते हैं। तो PI3 कंपाउंड क्या बना है CH3 CH2I प्लस H3PO3। तो जैसे मतलब ऐसा है कि मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर अल्कोहल है CH3 CH2, मतलब बेसिकली इथेनॉल ही तो है, और उसमें हमने क्या किया कि फास्फोरस डाल दिया और I2 डाल दिया है। तो जो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2I प्लस H3PO3। तो मुझे उम्मीद है कि हम तुम्हें काफ़ी हद तक ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो आखिरी रिएक्शन है वो तीसरा पार्ट डालो
जिसका नाम है कि अभी देखो हम फास्फोरस से सबसे पहले हमने कैसे किया है, सबसे पहले हमने हेलोजन एसिड से बनाया है, फिर हमने फास्फोरस हैलाइड की यूज़ किया है। अब हम यूज़ करने वाले हैं थाइओनाइल क्लोराइड। थाइओनाइल क्लोराइड मतलब होता है SOCl2। मतलब इसकी हेल्प से हम एल्कोहल से क्या बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं हेलो अल्केन्स। तो देखो इसमें कुछ इस तरीके से होता है कि हम कोई एल्कोहल ले लेते हैं, ROH जनरल ले लिया है, और हमने लिख लिया है थाइओनाइल क्लोराइड SOCl2। इसको किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, पाइरीडीन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आगे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। और हम क्या इससे बनता है RClSO2 प्लस HCl। मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट यही मेथड है। क्या है, सबसे बेस्ट यही मेथड है। क्यों? क्योंकि देखो SO2 और HCl ये दोनों गैस के फॉर्म में होती हैं, और ये दोनों गैस के फॉर्म में इससे उड़ जाती हैं। तो हमें क्या मिलता है, हमें प्योर एक कंपाउंड मिल जाता है। क्या समझे, इसका ये एडवांटेज है कि ये दोनों गैस के फॉर्म में उड़ जाती हैं, हमें प्योर RCl मिल जाता है। तो एग्जाम्पल लिखते हैं CH3 CH2OH और SOCl2। पाइरीडीन की हेल्प से CH3 CH2Cl और SO2 प्लस HCl ये दोनों गैस के फॉर्म में हो जाती उड़ जाती हैं, और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है CH3 CH2Cl। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सी बात तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये पाइरीडीन आखिरकार होता क्या है। तो मैं बताऊंगा कि एक बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका तुम स्ट्रक्चर इस तरीके से याद रखो, ऐसा 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 इस तरीके से, ये यहाँ 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 बेंजीन रिंग। और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, बेंजीन रिंग कुछ इस तरीके से होती है। जहाँ ये नाइट्रोजन है ना, वहाँ एक कार्बन होता है, याद रखना। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आखिरकार तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हेलो एल्केन्स कैसे बनाते हैं हम एल्कोहल से। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो एक बार वीडियो रिवाइज़ कर लें, क्योंकि अगर रिवाइज़ नहीं करोगे तो हर चीज़ बिल्कुल मिक्स होती जाएगी। तो यहाँ थोड़ा हम रिवाइज़ करा देते हैं कि हमने एल्कोहल मतलब हमने बनाया हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स हमने कैसे बनाया है, एल्कोहल से। हमारे पास कौन से मेथड हैं, 3 मेथड हैं, पहला दूसरा तीसरा। तीसरा मेथड जो अभी हाल हमने पढ़ा है SOCl2 की हेल्प से। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, फास्फोरस हैलाइड की हेल्प से। और पहला मेथड हमारे पास क्या है, हेलोजन हेलोजन एसिड की हेल्प से, जैसे जो पढ़े थे ना HI HBr और HCl इनकी हेल्प से। तो अब आगे बढ़ते हैं। हेलो अल्केन्स बनाने के और भी मेथड हैं। अब दूसरे मेथड के बारे में लिखो जिसका नाम है बाय द हेलोजन एक्सचेंज। तो देखो सबसे पहले आखिरकार हम क्या करते हैं, हम इसी के नाम से ही सब कुछ मतलब समझते हैं। देखो हेलोजन तो हम जानते हैं कि हेलोजन क्या है, 17 ग्रुप के एलिमेंट। अब एक्सचेंज मतलब इस रिएक्शन में कुछ ऐसा होने वाला है कि एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में हेलोजन एक्सचेंज होने वाले हैं। तो देखो इसकी हम क्या लिखते हैं, एक जनरल रिएक्शंस लिखते हैं प्लस NaI। अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसकी क्या कंडीशन है और क्या इसमें रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं। ये करा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की, वो भी कैसा, रिफ्लक्स सिस्टम होना चाहिए। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा कि आखिरकार भैया एसीटोन तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन ये रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है। अब देखो यहाँ जो X का मतलब है क्लोरीन एंड ब्रोमीन, मतलब जो हमारे पास देखो हमारे पास पहले से हेलो अल्केन्स है, लेकिन हम एक दूसरे का एक्सचेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आखिरकार हम समझते हैं कि रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्लक्स का सिस्टम क्या होता है। तो देखो बेसिकली रिफ्लक्स सिस्टम में हम क्या होता है कि जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, जब हीट करते हैं तो जो हमारे पास रिएक्टेंट रहते हैं, जो भी मतलब कंपोनेंट रहते हैं, वो वेपर के फॉर्म में जाते हैं। उन्हीं वेपर के फॉर्म को दोबारा हम कंडेंस्ड करते हैं और उसको फिर यूज़ करते हैं। भाई रिफ्लक्स सिस्टम है, इतना समझ लेते हैं। देखो अगर तुम यहाँ देख रहे होगे, एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होगे कि देखो AI यहाँ आ रहा है और AX यहाँ आ रहा है।
तो अगर जनरल सी तुम एक चीज़ जानते हो कि 10th या 11th में पढ़ी होगी, तो बेसिकली इसको हम क्या कह सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, और बेसिकली ये जो रिएक्शन यूज़ होती है वो आयोडो एल्केन्स बनाने में यूज़ होती है, क्योंकि देखो ये आयोडो एल्केन्स ही तो बन रहा है। देखो इसमें कुछ इस तरीके से करते हैं कि देखो, जैसे अगर मान लिया कि हमने यहाँ ले लिया क्या, ये हमने हेलो एल्केन्स ले लिया। हेलो एल्केन्स कौन सा होगा, क्लोरो होगा या फिर ब्रोमो एल्केन्स होगा। इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। किसकी प्रेजेंस में करते हैं, एसीटोन की प्रेजेंस में। कौन सा सिस्टम होना चाहिए, रिफ्लक्स होना चाहिए। तो इससे हमें जो देखने को मिलता है वो हम देखने को मिलता है आयोडो एल्केन्स प्लस NaX। उससे अपन को मतलब नहीं, मेन हमारे इस चीज़ पे रहता है। तो हम क्या करते हैं, एक आध एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखो CH3 CH2 Br प्लस NaI, और किसकी प्रेजेंस में हीट करना है, एसीटोन की प्रेजेंस में। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है, CH3 CH2I प्लस NaBr। अब क्या करते हो कि जहाँ ब्रोमीन है उसकी जगह Cl रख दो, सब कुछ वही रख दो, रिफ्लक्स करो, रिफ्लक्स सिस्टम होना चाहिए, और तुम्हें देखने को मिल जाएगा CH3 यहाँ CH2 है, CH2I। अब देखो यार, इसकी एक फ़ायदा है कि जैसे मान लो इस कंटेनर में हमने इसको लिया था, इसको लिया, तो दोनों को हीट किया था। तो इसी कंटेनर में हम मान के चलते हैं कि हमारे पास क्या मिल गया है, हमारे पास मिल गया है CH3 CH2I प्लस NaBr। बेसिकली तुम्हें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा या फिर सोडियम ब्रोमाइड मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा या फिर सोडियम ब्रोमाइड मिलेगा। अब इसकी ये बात है कि जो सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड होता है वो बेसिकली किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, एसीटोन की प्रेजेंट में करा रहे हैं। तो जो NaCl और NaBr ये दोनों लोग एसीटोन में लेस सॉल्युबल होते हैं। देखो क्यों, क्योंकि ये है देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक चीज़ तुम जानते होगे कि लाइक मतलब सेम नेचर वाले सेम नेचर में ही डिसॉल्व होते हैं। तो मैंने क्या बताया है कि जो तुम्हारे पास NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम ब्रोमाइड, ये दोनों एसीटोन में इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब अगर घुलते हैं तो बहुत कम अमाउंट में घुलते हैं। तो आखिरकार इसका फंडा क्या है कि आखिरकार क्यों कम सॉल्युबल होते हैं। तो एक चीज़ जानते होगे कि जैसे ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और एसीटोन तुम्हारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही डिसॉल्व होते हैं, इनऑर्गेनिक में होते हैं। जिस तरीके से जो तुम्हारे पास पानी होता है वो तेल में नहीं घुलता है, या फिर कह सकते हैं कि जो तुम्हारे पास तेल होता है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे हमारे पास CH3 CH2I मिला और NaBr मिला है, ये पाया जाता है किसके फॉर्म में, प्रिसिपिटेट के फॉर्म में। मतलब अगर ये मान लो एसीटोन है, इसके अंदर CH3 CH2I बना है, और जो NaBr है ये प्रिसिपिटेट के फॉर्म में ऊपर ही मतलब प्रिसिपिटेट के फॉर्म में पाया जाएगा। तो जैसे प्रिसिपिटेट के फॉर्म में पाया जाएगा तो इसको इन दोनों को मतलब कोई भी जो बने तो उनको आराम तरीके से हम बाहर निकाल सकते हैं। किस तरीके से, फिल्ट्रेशन करके, मतलब फिल्ट्रेशन की हेल्प से हम NaBr या NaCl निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। और जब देखो हम प्रोडक्ट की अमाउंट रिमूव करते जाएंगे तो ये रिएक्शन हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कौन से के अकॉर्डिंग, ली-चार्टली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अगर ली-चार्टली में कोई दिक्कत कोई समस्या आती है तो एक बार 11th क्लास वाली वीडियो जरूर देख लें। देखो एक तुम्हें इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि जो अभी तुमने रिएक्शन पढ़ ली है ना, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। तो क्योंकि कभी कभार कंपटीशन एग्जाम में कभी कभार MCQ में पूछ लिया जाता है कि फिंकलस्टाइन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, तो परेशान नहीं होना, इसी रिएक्शन को फिंकलस्टाइन रिएक्शन कहते हैं। जो ऊपर लिखी है ना इस जनरल फॉर्म में, इसी को फिंकलस्टाइन रिएक्शन भी कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं फ्लोरोअल्केन्स के बारे में। तो एक बात बता दें कि तुम इस रिएक्शन की हेल्प से डायरेक्टली फ्लोरोअल्केन्स नहीं बना सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो, फ्लोरोअल्केन्स नहीं बना सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्लोरोअल्केन्स बनाना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल सब कुछ है।
अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, तो देखो फ्लोरो अल्केन्स हम इस तरीके से बनाते हैं कि जो हमारे पास अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड हो। अल्काइल क्लोराइड मतलब RCl या फिर RBr हो, इसमें से कोई भी एक हो, उसको हम क्या करते हैं सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी सॉल्ट कुछ फिक्स्ड सॉल्ट हैं, जैसे ये Hg2F2 जिसका नाम है मरकरस फ्लोराइड। दूसरा हमारे पास है AgF जिसका नाम है सिल्वर फ्लोराइड। तीसरा तुम्हारे पास है जिसका नाम है कोबाल्ट फ्लोराइड। और चौथा तुम्हारे पास होता है एंटीमोनी ट्राइफ्लोराइड। मतलब इसमें से कोई भी सॉल्ट अगर तुम अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड से करोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिल जाएगा, तुम्हें फ्लोरो अल्केन्स मिल जाएगा। तो देखो इसको इस तरीके से लिखते हैं कि जैसे हमारे पास है CH3 CH2Cl प्लस Hg2F2। हमने कौन सा सॉल्ट लिया, हमने लिया मरकरस, इसका नाम लिख देते हैं मर्क्यूरस फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड। इसका नाम है सिल्वर फ्लोराइड। इसका नाम है कोबाल्ट फ्लोराइड। इसका नाम है एंटीमोनी ट्राई फ्लोराइड। तो देखो इसको हम इस तरीके से रिएक्ट कराते हैं, तो जो हमें देखने को मिलता है, प्रोडक्ट देखने को मिलता है CH3 और CH2F प्लस Hg2Cl2। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें ही बेसिकली क्या हो रहा है, हेलोजन का एक्सचेंज ही हो रहा है। तो बेसिकली ये भी हेलोजन एक्सचेंज की कैटेगरी में ही आ रहा है और इस रिएक्शन को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है स्वार्ट्स, SWARTS, स्वार्ट्स रिएक्शन। जिस तरीके से इस वाली रिएक्शन को हम फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन बोलते हैं, इसी तरीके से इस रिएक्शन को स्वार्ट्स रिएक्शन भी बोलते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात तुम्हें बताते हैं कि जो तुम्हारे पास ऑर्गेनिक हैलाइड है, क्या है, ऑर्गेनिक हैलाइड है, अगर उस पर 2 या 3 हैलोजन हैं एक ही एटम पे, तो वहाँ हम कौन सा सॉल्ट यूज़ करते हैं, वहाँ हम यूज़ करते हैं SbF3 एंटीमोनी ट्राई फ्लोराइड, या फिर हम यूज़ करते हैं COF3 कोबाल्ट फ्लोराइड। तो देखो आगे की कहानी सुनते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो C कार्बन CH3 Cl और Cl, मतलब यहाँ 2 क्लोरीन है। तो यहाँ इसमें से तुम चाहे ए वाला सॉल्ट यूज़ कर लो SbF3 या COF3। तो चलो हम मान के चलते हैं हम SbF3 यूज़ कर रहे हैं। इससे तो जो तुम्हें मिलता है वो मिलता है CH3 CH3F और प्लस SbCl3। तो अगर तुम इसका नाम लिखना चाहोगे तो इसका नाम होगा 2,2 डाई फ्लोरोप्रोपेन। इसलिए बोल रहे हैं कि एक बार नोमेनक्लेचर 11th क्लास का जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्लोरोप्रोपेन। और अगर तुम इसका नाम देखना चाहो तो इसका नाम होता है 2,2 डाईक्लोरोप्रोपेन। तो अगर यहाँ तक हम देखते हैं, रिवाइज करते हैं, तो आखिरकार हमने देखा है कि हेलो एल्केन्स बनाने के अभी तक हम 2 मेथड पढ़ चुके हैं। पहला मेथड पढ़ा कि आखिरकार हम अल्कोहल से कैसे हेलो एल्केन्स बनाते हैं। दूसरा मेथड पढ़ा कि आखिरकार हम हेलोजन के एक्सचेंज से कैसे हम अदर हेलो एल्केन्स बनाते हैं। अब जो तीसरा पढ़ने वाले हैं, ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि उसके इस नीम रिएक्शन से जानते हैं। इसका है प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ एसिड।